लखनऊ की बहुत फेमस घटना। एक व्यक्ति रहता है सौरभ सक्सेना। उसकी बीवी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी हमेशा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ये घटना भी बहुत फेमस हो रही है। और वो व्यक्ति 4 महीने से गायब था। उससे जो मिलने जुलने वाले लोग थे, उसके जो रिश्तेदार थे, सब लोग उनके घर वालों से आके पूछते थे, भाई सौरभ भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। उसके बाद जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने अपने मुखबिर लगा दिए। मुखबिर लगाए तो मुखबिरों ने खबर निकालना शुरू की और एक धमाकेदार खबर निकल के आई। एक लड़का और एक लड़की का नाम आया कि इनने इसे शायद गायब किया है। पुलिस ने उन दोनों को धर लिया और उनसे जबरदस्त पूछताछ की कि बताओ हुआ क्या है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको घटनास्थल पर लेकर चलते हैं। तो फिर वो दोनों घटनास्थल पर लेकर गए, एक घर की तरफ, और घर की तरफ एक छत पर लेके गए। छत के बाहर साइड को नाला था। नाले से तो आप जानते हैं बहुत बदबू आती है। तो वो जो औरत थी वो तो वहीं खड़ी थी, और जो आदमी लिवा कर गया था, जिसका नाम आया था मैटर में, वो फटाक से छत से नाले में कूद गया। अब वो नाला इतना गंदा था, इतनी बदबू आ रही थी कि कोई पुलिस वाले की हिम्मत न पड़ी उसको पकड़ने की, क्योंकि वो नाले में पूरा काला सन गया था। वहाँ से वो पीछे वाली गली से भाग खड़ा हुआ। अब उसके बाद भाई लड़का तो गया, अब बची वो लड़की, जो पकड़ी गई थी औरत। उससे पूछा कि अब तुम बता दो सही सही क्या हुआ, कहाँ है वो आदमी। तो उसने सेप्टिक टैंक की साइड इशारा करके कहा कि इसमें है। तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी वहाँ पर। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा, बकवास मत करो, सच सच बताओ सौरभ है कहाँ वो आदमी। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसमें ही है। फिर क्या, नगर निगम की टीम बुलाई गई। उसके बाद वहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे साफ सफाई हुई, और तब जाके लास्ट 3 टुकड़ों में मिली उस आदमी की। क्या थी ये कहानी, अभी जानेंगे वीडियो में। चैनल पर फटाक से सब्सक्राइब करो, एंड में बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो शुरू होती है सन 2000 में अपना बलरामपुर से। बलरामपुर में एक आदमी था राम जी, उसकी पत्नी थी और उसका लड़का था शिवा सक्सेना। वो लोग गोंडा के पास एक गांव में बढ़िया आराम से रहते थे, बलरामपुर को बिलोंग करते थे। उसके बाद कुछ ये लोग जा रहे थे कहीं पे, तो एक्सीडेंट हुआ, ट्रक की टक्कर लगी, जिसमें बलराम जी की मौत हो गई, बलराम जी की। और पत्नी जो है वो मानसिक रूप से घायल हो गई थी, मतलब कोमा की स्थिति कह सकते हो। तो बलराम तो चल बसे, पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ लाश का, और वहाँ पे वो केस रफा दफा हो गया। उसके बाद जो ये सौरभ अपनी माता के साथ रहने लगा। बहुत ख्याल रखने की कोशिश की उसने अपनी माता की, लेकिन कुछ साल बाद उसकी माता भी चल बसी। उसके बाद ये एकदम अकेला पड़ गया 2004 के आसपास। तो लोगों ने कहा कि एक काम करो, तुम कहीं चले जाओ। फिर इनके जो मामा हैं वो लखनऊ में सेक्टर सी में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। उनका भी एक लड़का था, और इसके मामा ने अपने पास बुला लिया। मामा इसको बिल्कुल बेटे की तरह ख्याल रखने लगा, और पढ़ाई लिखाई वगैरह देख बहुत अच्छे से देख रेख की सौरभ सक्सेना की। तो फिर सौरभ ने अच्छी पढ़ाई की। उसके बाद उसे एक प्राइवेट जॉब भी मिल गई। साल आया 2013, तो उसके मामा को लगा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि रिश्ते देखना शुरू किए। तो एक लड़की थी लखनऊ की, मधु उर्फ डॉली। उनके घर वालों से बातचीत की, सौरभ की पूरी हिस्ट्री बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है इनके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो लोग मान गए, अच्छे से शादी हो गई। उसके बाद शादी के लगभग 1 साल बाद इनका ये लोग मतलब हरिओम नगर करके एक मोहल्ला है लखनऊ में, वहाँ पर किराए के घर पर रहने लगे। फिर लगभग 1 साल बाद इनको पहला बच्चा हुआ, और घर में खुशियों का माहौल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन वो 1 साल के अंदर ही चल बसा। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए ये लोग। उसके फिर कुछ 1.5-2 साल बाद फिर इनने अटेम्प्ट किया दूसरे बच्चे का। दूसरा बच्चा हुआ, वो भी विदिन 6 मंथ एक्सपायर हो गया। तो बहुत एक मनुष्यत सी छा जाना, मतलब आप समझ सकते हैं औरत के ऊपर कि उसके 2 बच्चे जिसके एक्सपायर हो जाए। तो वो बहुत परेशान हो गई थी। तो उसने एक दिन अपने पति से परमिशन ली कि मेरी मौसी हैं, तो यहीं नाका में रहती हैं। नाका भी एक एरिया है लखनऊ का। तो वो लिफाफे बनाने का काम करती हैं। तो मेरा घर पे अब मन नहीं लगता है, तो क्या मैं उनके पास चली जाया करूँ थोड़ी देर को हाथ बटाने के लिए। तो पति ने खुशी खुशी हाँ कह दिया कि हाँ चली जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तो ये फिर अपनी मौसी के यहाँ आने जाने लगी। तो लिफाफे का काम करते करते उसकी मौसी का जो लड़का होता है नीरज, वो उसका भी हाथ बटाने लगती है लिफाफे के काम में, और वो अपने घर में अब लिफाफे का काम करने लगती है। तो नीरज सप्लाई वगैरह करने के लिए घर आने लगता है। तो वैसे तो वो उसका मौसेरा भाई था, लेकिन देखते ही देखते, काम करते करते कब ये भाई बहन का प्यार रियल वाले प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, ये इन दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों बहुत करीब आ चुके होते हैं, और पति जब इनका कई दिनों के लिए बाहर जाता अपना, सौरभ जॉब के सिलसिले में कुछ भी टॉक्स करने ट्रिप्स में, तो ये घर आ जाता था और रात को रुका करता था। तो ये खैर एक बहुत गलत चीज़ थी, लेकिन हो रही थी। तो उसके बाद अब तारीख आती है 16 अक्टूबर 2016। सौरभ को जाना होता है अपने जॉब के काम से बाहर। तो वो बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत हो मेरे को कॉल कर लेना। जैसे ही वो घर से निकलता है, ये फ़ोन कर देती है, नीरज आ जाता है घर में, पूछता है जीजू कहाँ गए। बोलती हूँ गए एक दिन को, अब तुम रात को यहीं रुको। लेकिन किस्मत ऐसी ही क्या बताएं, उसकी मीटिंग एंड टाइम पे कैंसिल हो जाती है। तो वो रात को आता है, सोचता है सो रही होगी मधु, सरप्राइज़ दूँ। तो वो गेट फांद के आ जाता है, मेन वाला गेट फांद के आता है। तो वो अपना कान लगा के सुनता है कि अंदर से तो बहुत अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। तो उसे विश्वास नहीं होता है कि ये अकेले है, तो आवाज़ किसकी आ रही है, साथ में पक्का कोई और है। तो वो गुस्से में गेट को लात मार के तोड़ देता है।
तोड़ के जो दृश्य देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है ना? दोनों की बॉडी पे कपड़े नहीं थे, दोनों शारीरिक संबंध बनाने वाली पोजीशन में थे, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सीधे अपनी पत्नी को 2-3 झापड़ मार देता है और वो कहती है, "रुको, रुको, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, फलाना-ठिकाना।" इतने में नीरज भी बोलने लगता है तो उसको भी 2-3 झापड़ मार देता है। तो जब ये दोनों देखते हैं एक-दूसरे को पिटता हुआ देखकर तो प्यार इतना कि उसका सौरभ का गला घोंट के वहीं मार डालते हैं और सोचने लगते हैं कि अब लास्ट का क्या करें। अगले दिन सुबह होती है, ये लोग मस्त अपना लिफाफे वाला काम करते हैं, किसी को कोई शक नहीं होता है क्योंकि भाई ये तो इसका भाई था, घर में एंट्री भी अलाउड थी, सब लोग जानते थे कि भाई ये तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था। और फिर शाम को ये लोग डिसाइड करते हैं कि लाश के 3 टुकड़े करते हैं, वहीं उसी घर में, जिस घर में किराए से रहते थे, वहीं पे टैंक में सेप्टिक टैंक में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद आराम से 3 दिन बाद तारीख आती है 19 अक्टूबर 2016, करवा चौथ का दिन। इतनी नौटंकीबाज, व्रत भी रखती है उसके लिए, आस-पड़ोस में सबको बताती है कि मेरा पति काम से बाहर गया है, लेकिन देखो मैं व्रत हूँ। उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने और वो दूर हुआ तो क्या हुआ, मेरे हमेशा करीब है। व्रत रखने के बाद मस्त अपना रात को व्रत तोड़ती है नीरज के साथ। उसके बाद 10-15 दिन बाद वो घर खाली कर देती है। कहती है कि हमें थोड़ा पास में दूसरी सोसाइटी में थोड़ा सस्ते में घर मिल रहा है, हम खाली किए दे रहे हैं। वहाँ पे वो और नीरज दोनों साथ में रहने लगते हैं। वो नई सोसाइटी थी, कोई जानता नहीं था कि नीरज इसका क्या है, कोई आपत्ति भी नहीं करता है। उसके कुछ दिन बाद जो लड़की का मधु का भाई होता है मोहित, उसे बड़ी टेंशन होती है क्योंकि जीजू का उसके फ़ोन नहीं लग रहा होता है बहुत दिन से। तो वो कहता है, पूछता है कि मुझे जीजू से बात करनी, फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मधु कहती है, मैं भी नहीं बात कर पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ड्रामा करने के लिए 12 नवंबर 2016 को एक एप्लीकेशन दे आती है पुलिस थाने में, वहाँ जाके रोने की एक्टिंग भी करती है कि साहब मेरा पति नहीं मिल रहा है, फलाना-ढिकाना। पुलिस वाले भी कुछ खास एक्शन लेते नहीं हैं। उसके बाद तारीख आती है 26 फरवरी 2017। लड़के के मामा को शक होता है कि ये कहीं गायब-वायब नहीं हुआ है, शायद इसे गायब किया गया है। तब वो लिखित पूरी एक कंप्लेन करता है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पुलिस थोड़ा-सा इस मैटर को सीरियस लेती है और फिर वो अपने खबरी वगैरह लगा देती है। खबरी फिर मैंने आपको एज़ स्टार्टिंग में बताया ही था, खबरी लोग सब पता करते हैं, इन दोनों का नाम आता है मधु नीरज का। पुलिस इन दोनों को धरती है, ये लोग कबूलते हैं कि हाँ, हम नहीं मारा है। घटनास्थल पर ले जाते हैं, वो तो सेप्टिक टैंक के पास खड़ी रहती है, ये ऊपर छत चला जाता है और ये कूद के भाग जाता है। भाई ये ऐसा सन जाता है मतलब उसमें नाले के पानी में, गंदगी में कि पुलिस की हिम्मत नहीं होती इसे पकड़ने की। पुलिस मधु को धर लेती है, वो बताती है यहाँ पे है, लाश का डीएनए होता है, सब कुछ मैच हो जाता है, इसके खिलाफ मुकदमा लिखता है और रिसेंट में ही 19 जनवरी 2026 को कोर्ट का डिसीजन आया कि इसको आजीवन कारावास सुनाया गया। और सोचो इस मैटर को लगभग 10 साल होने वाले हैं, मान के चलो मोटा-मोटा 9 साल और वो नीरज आज तक हाथ नहीं आया, पता नहीं कहाँ फरार हुआ। उसके घर गए तो उसकी मम्मी ने अलग नई कहानी सुना दी कि ये मेरा असली लड़का नहीं है। वो पीछे वाली बस्ती में रहता था, छोटा-सा था, मुझे पसंद था, आदतें अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इसे गोद लिया था। अब ढूँढ लो इसे जहाँ से ढूँढ पाओ। तो भाई कुछ ऐसा इंसाफ है कि मधु जेल में है, नीरज फरार हैं और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। भाई-बहन के रिश्ते को खराब मत करो भाई, इतना खराब ज़माना, कलयुग ना लाओ इतना बुरा वाला, है ना? और चैनल सब्सक्राइब करके जाओ।